कि हर 1 मिनट में एक महिला या लड़की पर लगभग एक सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट हो जाता है। मधुमिता पांडे ने 100 से ज़्यादा रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया। सिर्फ 3 या 4 को ये एहसास था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। इसलिए जब आप ग्राफ देखते हैं तो 2012 के बाद अचानक केसेस बढ़े हुए दिखते हैं। मतलब आपने ना बोला तो ना ही है, कोई आपसे हानि नहीं करवा सकता। आपको पता है हर 1 मिनट में इस दुनिया में क्या क्या हो जाता है? हम सभी मिलकर लगभग 30 लाख बार स्माइल करते हैं, 6000 बार ठहाके लगाते हैं और इसी 1 मिनट में हम सभी के दिल मिलकर लगभग 600 बिलियन बार धड़क जाते हैं। अकेले हमारे इंडिया में ही हर मिनट 30 प्यारी बच्चियां जन्म लेती हैं और हमारी इस पूरी दुनिया को और सुंदर बना देती हैं। लेकिन हर मिनट की ये कहानी हर किसी के लिए इतनी खूबसूरत नहीं है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है कि हर 1 मिनट में एक महिला या लड़की पर लगभग एक सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्ट हो जाता है और हर 16वें मिनट में तो एक रेप भी। यानी जब तक ये वीडियो खत्म होगी, अनफॉर्चुनेटली एक और लड़की के साथ इस धरती का सबसे हीनियस क्राइम हो चुका होगा। और अब तो बहुत बार रेप के बाद उस लड़की के साथ गिद्धों जैसा सलूक किया जाता है। बॉडी के पार्ट्स नोच लिए जाते हैं, जान से मार दिया जाता है और इतने बर्बरिज्म के बाद भी अगर वो बच गई तो सोसाइटी, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम और यहाँ तक कि अपने भी उस सर्वाइवर को वो जिंदगी नहीं दे पाते जिसके सपने लेकर वो इस दुनिया में जी रही थी। सब बदल जाता है, सिर्फ क्राइम की कंसिस्टेंसी नहीं बदलती, बर्बरियत नहीं बदलती। आपने कभी सोचा है कि रेप इतना मेन स्ट्रीम क्राइम हो चुका है कि कठुआ, मणिपुर, दिल्ली, कलकत्ता ये सब जगहों के नाम हैं, लेकिन अब ये रेप इंसिडेंट के नाम हैं। हर रोज न्यूज़पेपर में एक नई न्यूज़, हर दिन ट्विटर पर एक नया जस्टिस फॉर द हैशटैग, हर गूगल सर्च पर नए नए रिसर्च के भयावह रिजल्ट हमारे आसपास रोज नई डरावनी सच्चाई लेकर आ रहे हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर रेप कीवर्ड सर्च करेंगे तो रिजल्ट में लगभग 95,000 आर्टिकल आ जाएंगे। कितना ज़्यादा डरावना है ये। सोचिए, सारे डेटा जो कि इतने स्केरी हैं वो सिर्फ रिपोर्टेड मामलों के हैं, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर क्राइम अगेंस्ट वुमेन अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। कभी शर्म की वजह से, कभी डर की वजह से और कभी सोशल प्रेशर की वजह से। NFHS तो ये डेटा 99.1% तक बताता है। बहुत पॉसिबल है कि आपके आसपास ही स्माइल बिखेरती आपकी कोई दोस्त इसी अनरिपोर्टेड डेटा का ट्रैजिक हिस्सा हो। ये सब एक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो हर जगह आपको उससे रिलेटेड बात करते लोग मिल जाएंगे, न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, कैंडल मार्च, कभी धरना देते हुए, हर पल हर जगह। और इसलिए मैं इस वीडियो में किसी रेप केस या किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में कोई डिटेल चर्चा नहीं करने वाली हूँ। जैसा पहले ही कहा है मैंने कि मेन स्ट्रीम या ज़्यादातर लोग सिर्फ यही या इससे हो रही पार्टी पॉलिटिक्स को ही कवर करके अगले 16वें मिनट में आगे बढ़ जा रहे हैं। हमें और आपको इसके अगले स्टेप पर जाना है, समझना है और सोल्यूशन ढूंढना है। मैं शिल्पिका कम से कम एक औरत होने के नाते अपनी इस बेचैनी से तो भाग नहीं सकती हूँ। अगले मिनट में आने वाली 300 बच्चियाँ एक हेल्दी माहौल डिजर्व करती हैं, सफोकेशन नहीं। हम सभी को कोई रास्ता चाहिए ही होगा, इसलिए आज आपको हमारी इस बेचैनी का और इस घबराहट का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। एक लाइन में अगर रेप की डेफिनेशन को समझें तो किसी भी महिला की मर्जी या उसके परमिशन के अगेंस्ट किया हुआ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप है और बिना क्लियर कंसेंट के किया गया कोई भी सेक्सुअल एक्ट हरेसमेंट या असॉल्ट है। कितना सिंपल है ना? लेकिन जितनी सिंपल और स्ट्रेट ये डेफिनेशन है उतना ही हार्ड बना लिया है हमने इसको समझते समझते। कंसेंट जैसे बेसिक टर्म की तरफ तो पूरी की पूरी सोसाइटी ही इग्नोरेंट बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि रेप जैसे क्राइम इतने हीनियस होते हुए भी इतने कंसिस्टेंट पैटर्न में कैसे होते जा रहे हैं? – 2015 में हैदराबाद में एक 50 साल का आदमी एक 3 महीने की बच्ची से रेप कर देता है। सोचिए, बच्ची से। इसी साल मार्च की बात है, कानपुर में एक 22 साल के लड़के को 80 साल की बूढ़ी महिला के रेप केस में अरेस्ट किया गया। यानी उम्र भी कोई बैरियर नहीं है।
कैलकाटा में डॉक्टर, मथुरा में टीचर, मतलब प्रोफेशन भी कुछ भी नहीं रोक पा रहा है। मणिपुर से कुकी और मैतेई के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से भी आ रही रेप की खबरें दर्दनाक हैं, मतलब लोकेशन का भी कोई मेजर रोल नहीं है। फिर ये क्राइम इतना कंसिस्टेंट कैसे है? अक्रॉस टाइम, अक्रॉस लोकेशन, अक्रॉस प्रोफेशन, अक्रॉस एजेस, अक्रॉस एवरीथिंग। रेप क्यों होते हैं जैसा सवाल बहुत भारी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि रेप होते नहीं हैं, रेप किए जाते हैं। यानी ये किसी इंडिविजुअल, ग्रुप या सोसाइटी के साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इसके बहुत सारे रीजंस में से सबसे बड़े तो जेंडर इनइक्वालिटी और पावर डायनेमिक्स ही हैं। वुमेन्स हिस्टोरियन गेडर लर्नर कहती हैं कि रेप ह्यूमंस के हर वॉरफेयर का फीचर रहा है। सेनाएं जीतने के बाद रेप कैंप्स लगाती रहीं, औरतों और बच्चियों को इनाम की तरफ बांटती और बटोरती रही हैं। मतलब हम सम्मान, प्यार तो भूल ही जाएं, हम औरतों को इंसान तक का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। जानवर से भी बदतर समझते हैं उन्हें, चाहे वो आज से हजारों साल पहले की लड़ाई हो या आज की। इसका मतलब कुछ तो है जो किसी सिस्टम में हजारों साल पहले घुस गया है और आज तक बना हुआ है, और इसका नाम है पैट्रियार्की, यानी पितृसत्ता। इस पर डिटेल में मैं किसी और वीडियो में ज़रूर बात करूंगी। फिलहाल इतना ही कि वुमेन राइट एक्टिविस्ट कमला भसीन पैट्रियार्की को डिफाइन करते हुए बताती हैं कि ये एक सोशल सिस्टम है जिसमें मेल या आदमी एक डोमिनेंस और कंट्रोल की पोजीशन में बना हुआ है और फीमेल सबऑर्डिनेट में है। यही रीजंस है कि पावर को दिखाने की जहाँ जहाँ जब जब बात आती है, औरतों पर सेक्सुअल और मेंटल टॉर्चर शुरू हो जाता है। दूसरे बड़े कारणों में दोस्तों विक्टिम ब्लेमिंग भी है, हालांकि ये मेरे पहले वाले रीज़न से ही इन्फ्लुएंस्ड है। आपने बहुत बार सुना होगा कि रेप के लिए लड़कियों के कपड़ों या उनके रहन सहन को ही रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है। मधुमिता पांडे ने 100 से ज़्यादा रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया, सिर्फ 3 या 4 को यह एहसास था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। बाकी सब नकारते रहे या विक्टिम ब्लेमिंग खेलते रहे, मतलब उन्हें कुछ गलत लगा ही नहीं। How can we expect someone to show remorse or guilt if they don't come to terms with the fact that what they've done is wrong? You know, when the foundation of the justification is coming from society, why would they feel that they've even done anything wrong? और कारणों में डोमेस्टिक वायलेंस का एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ा कारण है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि देश के 57% लड़के और 53% लड़कियां घरों में हस्बैंड के अपनी वाइफ से की गई मारपीट को जस्टिफाइड मानते हैं। हस्बैंड कहते हैं कि मैं प्यार करता हूँ इसलिए डांटता या मारता हूँ, या इंसल्ट करता हूँ अपना समझ के। सच में इस हिंसा को प्यार का नाम दे दिया जाता है, और किसी को क्या कहें, बहुत सारी लेडीज़ भी इसको प्यार ही मानती हैं। यानी आधे से ज़्यादा लोगों को खास कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? गांव में तो ये डेटा और भी डरावना है दोस्तों। जब कोई बच्चा अपनी ही माँ या अपनी बहन के साथ ये सब होता देख बड़ा होता है, तो उसे बड़े होने के बाद ये प्रॉब्लम नॉर्मल लगने लगती है। ये जनरेशनल कंडीशनिंग है, ये बहुत सैड है। याद रखिए, कोई भी प्यार जिसमें इज्जत ना हो वो प्यार नहीं है, और कोई भी इज्जत अगर आपको एम्पावरमेंट में ही देती है तो वो फेक है। और भी सोशल, साइकोलॉजिकल और पब्लिक सेफ्टी जैसे बहुत वैलिड रीजंस एकदम विजिबल हैं, और इस लिस्ट का कोई अंत नहीं है, ना ही ऐसे डेटा का जो हमें हर बार शर्म, डर और घबराहट के अंधेरे में ढकेल देता है। मैं सिर्फ रीजंस पे घंटों बोल सकती हूँ, आंकड़ों से ये स्क्रीन भर सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये वीडियो भी उन्हीं वीडियो जैसी गुजर जानी है जैसे हर मिनट 45 लाख वीडियोस गुजर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इतने सब के बाद किसी ने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है। कई जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे राजस्थान के भंवरी देवी गैंग रेप के बाद वर्क प्लेस पर वुमेन सेफ्टी को कंपल्सरी कर दिया गया है और सेक्सुअल हरेसमेंट की नई डेफिनेशन दी गई है। निर्भया केस के बाद एक्सट्रीम केसेस में कम से कम 20 साल की सज़ा और फांसी तक को इंट्रोड्यूस किया गया। सुनवाई फास्ट ट्रैक करने की बात भी की गई है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि निर्भया से पहले रेप के रिपोर्टेड केसेस बहुत कम थे। इस भयानक इंसिडेंट के बाद उठे गुस्से ने एक सोशल इम्पैक्ट पैदा किया है। इसके बाद केसेस को थोड़ा ठीक से रिपोर्ट किया जाने लगा है। इसलिए जब आप ग्राफ देखते हैं तो 2012 के बाद अचानक केसेस बढ़े हुए दिखते हैं।
2019 में स्टेट वर्सेस दीपक के केस में दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सेक्स वर्कर को लेकर बहुत ज़रूरी आदेश दिया। कोर्ट ने क्लैरिफाइड किया कि किसी के सेक्स वर्कर होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई भी उनके कंसेंट को परमानेंट माने। हर बार उनसे भी परमिशन लेना मैंडेटरी है। बीते सालों में बहुत सी कोर्ट्स ने बहुत से सुधार करने की कोशिश की है। मिनिमम पनिशमेंट को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है। माइनर के साथ रेप होने पे सज़ा को कम से कम 20 साल किया गया है। मैक्सिमम सज़ा में फांसी तक भी मेंशन भी है। बीएनएस की सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 में तो रेप में शामिल सभी लोगों पर सज़ा लागू करने की बात की गई है। दोस्तों, पनिशमेंट पहले से कड़े किए गए हैं और जल्दी एक्ट करने का भरोसा भी दिया गया है, लेकिन ये सब अब भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि रेप हो जाने के बाद की कोई भी सज़ा, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो, बस एक सज़ा ही रह जाती है, वैसे ही जैसे बाकी के क्राइम में मिलने वाली पनिशमेंट। लेकिन दोस्तों, सेक्सुअल असॉल्ट बाकी के क्राइम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सिस्टमैटिकली इतना रिपीटेटिव है कि हर नई पीढ़ी और ज़्यादा इनसेंसिटिव बनती जा रही है। केसेस और बढ़ते जा रहे हैं। रेप के बाद बच्चियों को जान से मार देने के इंसिडेंट और बढ़ते जा रहे हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो होते रहेंगे, लेकिन सिर्फ इतने से होगा? आगे बढ़ने से पहले पहली बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेगमेंट को प्लीज़ अपने घर में सबके साथ बैठ कर देखें। प्लीज़ ये हिस्सा उनको ज़रूर भेजें जिनकी आप चिंता करते हैं। ये हर एज, हर जेंडर के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है ये समझना कि वो क्या बेसिक सी बात है जो कि किसी लड़के और लड़की या महिला या पुरुष के बीच प्रेजेंट नॉर्मल सेक्सुअल अट्रैक्शन में हमसे लगातार मिस होती जा रही है। हज़ारों साल पहले से हम जो कि सेक्सुअल ट्रीटमेंट में भी एक बराबरी डिजर्व करते थे, वो भी हासिल नहीं कर पाए हैं, और उस मिसिंग पीस का नाम है कंसेंट। अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक ऐसा इंडिविजुअल राइट है या अधिकार है जिस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई धमकी, कोई डर, कुछ भी नहीं चलता। इस राइट का यूज़ जब आपका मन हो तभी आप करते हैं, जब मन नहीं हो तो नहीं करते हैं, या कोई मैंडेटरी टाइप करना ही पड़ेगा, या तब तो आपने हाँ बोला था अब क्यों नहीं वाला लॉजिक इस पर बिल्कुल काम नहीं करता। आप एक सिंपल से हाँ या ना से अपने राइट को आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब आपने ना बोला तो ना ही है, कोई आपसे हाँ नहीं करवा सकता। आप इमेजिनेशन से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये राइट रियल में एग्जिस्ट करता है और कंसेंट इसी का नाम है। ये आपकी अपनी फ्रीडम, अपनी डिग्निटी का ही एक रिफ्लेक्शन है। सेक्सुअल एक्ट्स के शुरुआत या उसके दौरान इसका एकदम साफ एक्सप्रेशन, मतलब शुरू में ही अगर आपके पार्टनर ने हाँ बोला था और 5 मिनट बीतते ही ना बोल रही है, तो ये दोनों ही एकदम सही एक्सप्रेशन है। जब हाँ बोला था तो कंसेंट था, जब ना बोल रही है तो कंसेंट नहीं है। एकदम सिंपल। आपको हर बार कंसेंट में हुए हर चेंज को बिल्कुल नए कमांड की तरह लेना होगा। यस को यस और नो को नो। दोस्तों, आपने भी हमारी फिल्मों में एक डायलॉग तो सुनी रखा होगा कि लड़कियों की ना में भी हाँ छुपी होती है। हमको समझ में नहीं आता, हमारी तरफ से ना है तो क्या है ना कि लड़की की ना नहीं उसकी हाँ होती है, समझे? लेकिन आप ही बताइए कि छुपी हुई चीज़ को देखने से पहले साफ साफ दिख रही चीज़ को क्यों नज़रअंदाज किया जाए, जो कि ऑलरेडी ना है। ऐसे कंडीशनिंग से हमें बचना चाहिए। हमारे देश में कंसेंट फॉर सेक्स यानी सेक्स करने की परमिशन के लीगल डेफिनेशन की बात करें तो ये तभी लीगल है जब ये 18 साल के ऊपर की महिला से लिया गया हो। किसी माइनर से लिया गया कंसेंट नहीं माना जाता है। ये सेक्सुअल क्राइम की ही कैटेगरी में आता है। कंसेंट सबसे बेसिक एजुकेशन है जो सबसे पहले समझ आ जानी चाहिए आपको, हमको, बड़ों, बूढ़ों, बच्चों, सबको। कम से कम एक जिंदगी ही वो यूनिट है जो कम से कम एक जिंदगी को इसे न समझकर बर्बाद कर देती है। सोशल, लीगल या बाकी के रिफॉर्म्स तो इसके बाद आते हैं। ये एपिसोड एक बहुत बड़े कंसर्न को एड्रेस करने का एक बिल्कुल बेसिक सा प्रयास था मेरा। ऐसे मुद्दों पर हमें और वोकल होकर और भी बातें करनी होंगी। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको मैंने कोशिश की कि आपसे शेयर करूं, लेकिन अभी भी बहुत से ज़रूरी इनपुट्स हैं जो आप मुझे बताएंगे।
ताकि जब मैं अगली बार आऊं तो आपके हिस्से की शिल्पिका भी नजर आऊं। इस वीडियो में मैं आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, पर पूरे दिल से चाहूँगी कि आप इसे अपनी लाइफ से जुड़े हर एक उम्र से शेयर करें, क्योंकि जो कम से कम इम्पैक्ट हमें चाहिए वो माइंडसेट पर होने वाला इम्पैक्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं माइंडसेट इज एवरीथिंग।